मैं 2 बार बैंकरप्ट हो चुका हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके खुद। मैंने हर उस कंपनी में इन्वेस्ट करा है जो खराब गई है। FD डेड एसेट माना जाता है। So, do you also think FD एकदम डेड हो चुका है? In today's news, the markets continue to show volatility. RBI का डेटा कोट कर रहा हूँ, एवरेज रिटर्न इन रियल एस्टेट इज ओनली 6%। जबकि अगर आप उतना ही समय दो इक्विटी को होल्ड करने के लिए जितना आप रियल एस्टेट को दे रहे हो, आप शायद इक्विटी में दुगना पैसा बना लोगे। अगर मैं 10,000 सेव कर रही हूँ महीने के, तो मैं कितने टाइम में करोड़पति बन जाऊंगा? आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना क्राइम है। 90% ऑफ इंडिया इज वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंकरप्सी। आप सोचिए, आपने 3 लाख रुपए इकट्ठा किया, आपके घर पे एक हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, ये 3 लाख रुपए कम पड़ेंगे, तो क्या फायदा हुआ 5 साल तक निवेश करके? इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना ज्यादा जरूरी है कि उसे अपने करियर पे फोकस करना है। लोग कम सैलरी में ज्यादा वेल्थ बनाने की कोशिश करते हैं, जो इम्पॉसिबल है। तो कभी भी इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स मत कीजिए। ओनली टर्म इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस दैट यू नीड। 1 लाख रुपए की आपकी इनकम है, 30,000 रुपए आप अपनी लाइफस्टाइल पे और घर के खर्चों पर खर्चा कीजिए। 40% से ज्यादा आपकी सब EMIs मिलाकर ना हो, और बाकी का 30% पैसा अगर आप निवेश कर पाए, तो ये परफेक्ट बैलेंस है फॉर एनीबडी टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन 15 ईयर्स। तो जैसे ही मैं पैसे कमाना शुरू करूं, क्या मुझे उसी टाइम पे एक फाइनेंशियल एडवाइजर रख क्यों लेना नहीं? चाहिए? आपने चैट जीपीटी को पूछकर एक पैरासिटामॉल ले लिया, पर मान लीजिए तीसरी बार आपको बुखार आया, इस बार बुखार आने का कारण कुछ और था, तो अब वो डॉक्टर की फी बचाने के चक्कर में आपने अपनी बॉडी को क्या हार्म किया, ये आपको बाद में ही समझेगा। हमारी जनरेशन को तो फिर भी पता है कि SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, बट हमारे से पहले वाली जनरेशन, जैसे हमारी मम्मी हो गई या फिर हमारे ग्रैंड मदर फादर हो गए, उनको सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट समझ आता था कि ज़मीन लेनी चाहिए। तो व्हाट डू यू प्रेफर, रियल एस्टेट और शुड वी इन्वेस्ट इन SIPs? सी आई थिंक सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, वो ज़माना अलग था, ये ज़माना अलग है, एंड यू विल हैव टू चेंज विद द चेंजिंग वर्ल्ड। आई एम समबडी हु बिलीव्स कि आपके पास एक रहने के लिए घर होना चाहिए, पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। मैं RBI का डेटा कोट कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में अक्रॉस इंडिया एवरेज रिटर्न इन रियल एस्टेट इज़ ओनली 6%। अगर आप, और रेंटल यील्ड 2 या 3% है, यानी रेंटल यील्ड का मतलब है 1 करोड़ के घर पे 2% का मतलब है आपको साल का 2 लाख रुपया रेंट में 1 करोड़ के घर में रहने मिल जाएगा, राइट? या 3% में। और ये RBI का डेटा है, मैं कुछ कोट नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब टैक्स वैक्स भरने के बाद आपको शायद 6-6.5% तक का रियल एस्टेट में रिटर्न बन सकता है। अब उसके लिए आप प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कितना रिस्क ले रहे हो आप। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, उसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आपका एक ही एसेट में इन्वेस्ट हो जाएगा रियल एस्टेट, क्योंकि वो छोटा टिकट साइज तो है नहीं। सेकेंड, लिक्विडिटी रिस्क, आपको जब भी पैसे की ज़रूरत है आपको ये पैसा इमीडिएटली मिलेगा भी नहीं। जो भी लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि उन्होंने सोचा कि मुझे बेचना है, उससे 8-10 महीने 12 महीने बाद शायद जाकर उनको लिक्विडिटी मिली उनके पैसों पे। रिटर्न है नहीं, जैसे मैंने आपको कोट किया। ऑफ कोर्स मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ, शायद हमें कोई सुन रहा है वो शायद ये भी कह दे कि यार मैंने ये ज़मीन ली थी, देखो कितना रिटर्न निकल गया। पॉसिबल है, पर मैं जेनरिक लेवल पे बोल रहा हूँ, रियल एस्टेट ने बिल्कुल रिटर्न नहीं बनाया और शायद आगे जाकर भी नहीं बनाएगा। पर चौथा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को रियल एस्टेट रिटर्न कैलकुलेशन ही नहीं समझता। क्योंकि मैं आज तक बहुत कम ऐसे लोगों को मिला हूं जो रियल एस्टेट में पैसा रोकने के बाद एनुअल रिटर्न कितना निकला उस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो आप बहुत कम लोगों को मिलोगे जो आपको कहेंगे मैंने रियल एस्टेट में पैसा रोका और मुझे 12% रिटर्न मिला। रियल एस्टेट में जनरल डिस्कशन ये होती है कि मैंने 100 रुपया लगाया था, देखो 10 साल में डबल हो गया। अब आप जब मैथ करोगे तब आपको समझेगा डबल हो गया का मतलब है आपने 6.5-7% रिटर्न बनाया है साल का। क्योंकि रियल एस्टेट में कोई परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न में बात ही नहीं करता है, तो उनको समझता नहीं है कि रिटर्न कितना कम है। तो अगर आप मुझे कहोगे कि मैंने 15 साल में पैसा 3 गुना कर दिया, वो भी 7% रिटर्न है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर वेल्थ बनानी है तो आपको ग्रोइंग एसेट या ग्रोथ एसेट्स में पैसा रोकना चाहिए, जो इक्विटी मार्केट्स है, ना कि रियल एस्टेट। क्योंकि उनको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर नीचे जाता नहीं दिखता। एब्सोल्युटली नहीं दिखता है। रियल एस्टेट में लोग 10-10 साल पैसा होल्ड कर लेते क्योंकि उनको डेली की वैल्यू क्या हो रही है रियल एस्टेट की दिखती नहीं है।
राइट। तो होल्डिंग पीरियड इसलिए रियल एस्टेट में बन जाता है, पर आपको इक्विटी में थैंक्स टू मोबाइल फोन एंड ऐप रोज भाव ऊपर नीचे जाता हुआ दिखता है, तो आपकी होल्डिंग पावर ही नहीं है इक्विटी में। जबकि अगर आप उतना ही समय दो इक्विटी को होल्ड करने के लिए जितना आप रियल एस्टेट को दे रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद इक्विटी में दुगना पैसा बना लोगे रियल एस्टेट से। अगर एक स्विगी डिलीवरी बॉय है, उसके पास 25,000 रुपये हैं और वो कुछ पैसा अपना एसआईपी में सेव कर रहा है, तो क्या वो ऐसे स्टेज पे पहुंच सकता है कि उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी ना करनी पड़े? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपकी 25,000 की सैलरी है और अगर आप ये कर पाते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कर पाते हो कि उसमें से 30% ही आपका खर्चा है, 7,500 का खर्चा है, आपका तकरीबन 40% का ईएमआई है, राइट, और बाकी का बचा हुआ 30% आप सेव कर रहे हो, ओके। तो आप 180 महीनों में या 15 साल में ये पोजीशन अचीव कर सकते हो। कैसे? 25,000 में से 30% आपका खर्चा यानी 7,500 रुपये महीने का खर्चा है। अगर 6% इन्फ्लेशन से मैं ये बढ़ा दूँ तो 15 साल में ये 17,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। पर अगर मैं 30,000 सेव कर 30% जो 7,500 है हर महीना सेव भी कर रहा हूँ और 12% रिटर्न मेरा छूट रहा है, तो 180 महीनों में मेरे पास 36 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर मेरे पास 36 लाख रुपए है और मुझे 17,000 के हिसाब से साल का 1,80,000 या जितना भी पैसा बनता है उतना पैसा इन्वेस्टमेंट से निकालना है, तो मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे 5.5-6% का रिटर्न चाहिए। तो अगर आप 15 साल तक निवेश कर पाओ तो शायद आपके निवेश से ही इतना पैसा आप निकाल पाओगे कि आपका घर का खर्चा निकल जाएगा। आजकल जेनजीज को क्या है ना, सिर्फ एक चीज़ का शौक है कि उन्हें ट्रैवल करना है, ठीक है। ट्रैवल के लिए अगर पैसा निकल रहा है तो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो अगर 21 साल से काम करना शुरू किया और 30 साल की उम्र तक किसी इंसान ने 5-6 लाख रुपए कमा लिया, तो क्या हम 5-6 लाख वाले को इस स्टेज पे ला सकते हैं कि उसका ट्रैवलिंग या फिर उसका घर का खर्चा निकल जाए बिना कुछ काम करे? कोई ऐसी स्कीम है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है ये कर पाना। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। थोड़ा सा ब्लेसिंग की ज़रूरत है उस बंदे को ये स्टेज पे पहुंचने के लिए। बट आई विल टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम एक फाइनेंस पे पॉडकास्ट डिस्कस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के आजू बाजू डिस्कशंस कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम बोल रहे हैं कि आज अगर हमें कोई सुन रहा है तो उसे ये समझने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे अपने करियर पे फोकस करना है। तो मान लीजिए अगर कोई 20, 21, 22, 25 साल का इंडिविजुअल हमें आज सुन रहा है, तो मेरी सजेशन उसे ये होगी कि बस तू करियर पे फोकस करो। मेक श्योर कि तुम इनकम ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही तुम इनकम ज़्यादा जनरेट कर पाओगे ना, आप ज़्यादा पैसा सेव कर पाओगे और वेल्थ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि लोग कम सैलरी में ज़्यादा वेल्थ बनाने की कोशिश करते हैं, जो इम्पॉसिबल है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं अपनी सैलरी कैसे बढ़ाऊँ, करियर में कितना अच्छे से काम कर पाऊँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रोक पाऊँ जिसकी वजह से वेल्थ बनेगी। तो मैं ये लोगों को ये कहता हूँ, हाँ इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट आप जल्दी शुरू कीजिए, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है करियर पे फोकस कीजिए और इनकम बढ़ाने की कोशिश कीजिए। करेक्ट। क्योंकि अभी सपोज़ 2-3 साल पहले किसी की सैलरी थी अगर 40,000 रुपये, अब बढ़ के उसकी 50 या 55,000 भी हो गई है, तो भी इन्फ्लेशन के रेट अगर हम कंसिडर करें तो उसकी सैलरी एक्चुअल में बढ़ी नहीं है, वो एक्चुअल में कम हुई है। तो कंसिडरिंग दैट अगर उसने वो पैसा सेव करा होता है एसआईपी में या कहीं पे, तो उसका सैलरी कुछ भी हो पर उसका इनकम इंक्रीज हो जाता है ना। एब्सोल्युटली। यानी देखिए, आपको समझना ही है कि आपने अगर मान लीजिए 5% से आपकी सैलरी बढ़ रही है, इसका मतलब है 40,000 पे 2,000 पहले साल बढ़ी और 2,000 दूसरे साल बढ़ी, ठीक है। तो आपने 5% से तो आपकी सैलरी बढ़ी, पर आपकी सैलरी बढ़ी, उस बढ़ी हुई सैलरी में से भी आपने थोड़ा सा और पैसा निवेश कर दिया, तो उस पे तो 12% से आप ग्रो कर पा रहे हो। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा पैसा रोकोगे ना, वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हेल्प कर पाएगा, क्योंकि आपको समझना ये कि सैलरी एक पॉइंट के बाद उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ने वाली है जितनी तेज़ी से आपको शायद चाहिए कि वो बढ़े। आपका निवेश
आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सपोर्ट करेगा जब ये इम्बैलेंस हो जाएगा आपकी लाइफस्टाइल में और आपकी इनकम में। तो सबसे ज़्यादा कोई ऐसे, आपने ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, कोई ऐसी टॉप 3 मिस्टेक आप बता सकते हो जो लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, जिनकी वजह से वो पैसा लूज़ करते हैं? सबसे पहले तो वो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में जाते हैं, ना कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, और वो रैंडमली, क्योंकि आपको उस कंपनी का नाम सुना हुआ लग रहा है और आपने पैसा रोक दिया, आप वैसे निवेश करोगे तो पक्का आप पैसा तोड़ोगे। सेकेंड, FNO करना। ये सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली ने इतना ईजी बना दिया है, लोगों को ये लगने लगा है कि यार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके तो लोग करोड़पति बन रहे हैं। कुछ भी नहीं, मैं 2 बार बैंकरप्ट हो चुका हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करके खुद, 19 साल के फाइनेंस के एक्सपीरियंस के बाद भी। और तीसरा, पास्ट रिटर्न्स देखकर उतनी एक्सपेक्टेशन रखना। जितने भी इन्वेस्टर्स पिछले 20-21 2020 और 2021 के बाद आए और उन्होंने मार्केट को इतनी तेज़ी से ऊपर जाते हुए देखा है कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि 18-20% रिटर्न तो निकलना ही चाहिए। तो जब आप ऐसे बुल मार्केट को देखकर आए हो और अब निवेश करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही मिसमैच है। जबकि मार्केट आपको 12% रिटर्न देगा, आप 18-20% के एक्सपेक्टेशन से आए हो, अब कभी भी खुश नहीं रहोगे और पैसा निकाल लोगे। ये 3 सबसे बड़ी गलतियां हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है इन्वेस्टर्स आज करते हैं, पास्ट में करते थे और शायद फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे। क्या हमें IPOs में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ट्रेंड चलता है कि IPO में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि पैसा डबल या ट्रिपल या 4 गुना हो सकता है जैसे ही वो लिस्ट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे IPOs है जो डिस्काउंट पे खुलते हैं। तो प्लीज़ ये सोचकर इन्वेस्ट मत कीजिए कि IPO लॉटरी और हर बार पैसा बनेगा। पर जनरली ये देखा गया है कि 8-10 में से 6-7 बार IPO अगर आपको लगा तो वो IPO में पैसा बनता है। पर लाइक आई सेड, आपको अगर नहीं पता कि आप वो IPO में क्यों निवेश कर रहे हो, वो कंपनी क्या कर रही है और वो क्यों प्रीमियम पे खुलेगी, तो आपको वो भी नहीं करना चाहिए। ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो IPO में निवेश करते हैं, आप उन म्यूचुअल फंड्स में पैसा रोक दीजिए। तो डायरेक्ट निवेश करने की जगह पे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश कीजिए, वो बहुत बेहतर है, अनलेस यू नो कि आपको निवेश कहाँ और क्यों और कैसे करना है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है IPOs के साथ। मैंने हर उस कंपनी में इन्वेस्ट करा है जो ख़राब गई है। जैसे पेटीएम में इन्वेस्ट करा था, उसमें पैसा डूबा, जोमेटो में किया उसमें डूबा, और भी बहुत सारी कंपनीज में किया उसमें डूबा। तो जब भी मुझे अब कोई बोलता है ना कि यार IPOs में लगा ले उसमें डबल होता है, तो आई जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन इटसेल्फ। बट आई थिंक दैट्स अ गुड लर्निंग, राइट? लर्निंग हैज taught you that you are not capable of selecting the right IPOs to invest in. So you rather invest in a mutual fund that is investing in the IPO, because those guys know which IPO to buy, which is why I'm repeatedly saying this, and at the sake of repetition, जो चीज़ आपको नहीं समझती वो आउटसोर्स कर दो। The math is very simple. आप ऑलरेडी इतने सारे इंटरव्यूज़ दे चुके हो CNBC पे, NDTV पे। कोई जो फाइनेंशियल एडवाइसेस हम TV पे देखते हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी होती है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मान लीजिए इस पॉडकास्ट में आप और मैं बात कर रहे हैं, राइट, मैं जेनरिक आंसर्स दे रहा हूँ जो मुझे लग रहा है जनरली करेक्ट है आपके क्वेश्चन के सामने। पर क्या ये ज़रूरी है कि हर वो इंसान जो हमें सुन रहा है उसके लिए ये एप्लीकेबल है? द आंसर इज़ नो, राइट? क्योंकि हर किसी की बैकग्राउंड अलग है, इंडिविजुअल का रिस्क प्रोफाइल अलग है, टाइम होराइजन अलग है। तो क्या मैं जो हर चीज़ यहाँ पर बोल रहा हूँ वो हर चीज़ रिलेट कर पाएगा हर वो बंदा जो हमें देख रहा है? द आंसर इज़ नो। सेम इज़ विथ TV। सो व्हाट हैपेंस इज़, जहाँ पर जब आपको TV पे बुलाया जाता है और आपको कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उस क्वेश्चन का उस समय पे सही जवाब आपके हिसाब से जो है वो दे देते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब हर किसी के लिए सही हो जो आपको सुन रहे हैं। तो एज एन इंडिविजुअल मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब सही दूँ, पर क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, आपका रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा टाइम होराइजन अलग है, आपका टाइम होराइजन अलग है, वो सही नहीं कि वो एडवाइस आपके लिए भी सही हो। तो आपको उस चीज़ को उस नज़रिए से देखना चाहिए। ओके, गॉट इट। सो अभी तक आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो पर्सनल फाइनेंसिंग पे,
हर एक का फाइनेंशियल डिसीजन एक अलग हो सकता है कि दो लोग सेम चीज़ में सेम पैसा सेव करने का सोच रहे हो। मुझे भी 10,000 सेव करना है, मेरे दोस्त को भी 10,000 सेव करना है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों 10,000 सेम इक्वल अमाउंट में लगाएं। दोनों का अलग डिसीजन हो सकता है बेस्ड ऑन देयर इमोशनल कैपेसिटी। एब्सोल्युटली, और दोनों शायद सही हो सकते हैं, दैट्स द होल पॉइंट। बट कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा इज अननोन इज अननोन, एंड दैट विल डिपेंड ऑन कि उसमें से कितना पैसा ज़्यादा आपने इक्विटी में रोका है और उसको कितने समय के लिए रोका है। जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी में और जितना ज़्यादा समय के लिए इक्विटी में, वो इंडिविजुअल ज़्यादा पैसा बनाएगा इन इन्वेस्टमेंट वर्सेस द अदर पर्सन। अच्छा, जो लोग जैसे प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो मूवी में पैसा लगाते हैं, हाउ वाइज इज दिस डिसीजन टू पुट योर मनी इनटू फिल्म्स? सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है, राइट? मैं एजुकेशन के बिजनेस में हूँ, मैं जो भी पैसा एजुकेशन बिजनेस से कमा रहा हूँ वो एजुकेशन बिजनेस में वापस लगा रहा हूँ, उसका मेरे इन्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टिंग मैं उस एजुकेशन बिजनेस से पैसा निकालने के बाद करता हूँ। सिमिलरली लोग जो फिल्म में पैसा लगाते हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका बिजनेस ही फिल्म को प्रोड्यूस करना है। हम इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते? वो उनका बिजनेस है। मान लीजिए मैं अगर पैसा रोक रहा हूँ फिल्म में जो मेरा बिजनेस नहीं है, तो आप कहोगे कि मैं इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, पर अगर मेरा काम ही फिल्म प्रोडक्शन है तो वो तो मेरा बिजनेस हो गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो यू वुड नॉट रिकमेंड इन्वेस्टिंग इनटू फिल्म्स? लुक, लाइक आई सेड, मुझे नहीं समझता कि मैं सिलेक्ट कैसे करूँ स्क्रिप्ट देखकर कि आपको कौन सी फिल्म में पैसा लगाना चाहिए, कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। अब वो मेरा कोर एरिया है ही नहीं। तो अगर मेरे को कोई एडवाइज़र मिल जाएगा जिसको ये समझता है तो मैं शायद उसके थ्रू पैसा लगाऊं। खुद मैं कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं समझता ये। करेक्ट। जेनजीज क्या है आजकल, इनफैक्ट मैं खुद क्रेडिट कार्ड पे जी रही हूँ। जेनजीज आजकल क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पे हमें पैसे यूज़ करने चाहिए? इज़ इट अ गुड डिसीजन और इज़ इट अ डेट ट्रैप? देखिए, इसके भी दो आंसर्स हैं। अगर आपको नहीं पता किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया जाए तो आप डेट के ट्रैप में फंस जाएंगे। और दूसरा आंसर ये कि क्रेडिट कार्ड इन इट सेल्फ इज़ अ ग्रेट टूल। नाउ विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एम आई सेइंग। सबसे पहले, अगर आपकी कैश फ्लोज कंसिस्टेंट है जॉब से, बिजनेस से, और आप लिमिट में क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आप पॉइंट्स इकट्ठा कर सकते हो और उस पॉइंट्स को आप फ्लाइट टिकट्स में या होटल में या ट्रैवल में या लग्जरी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करके उस एक्सपीरियंसेस को खरीद सकते हो। तो जिससे आता है कि क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज़ करना है और वो लिमिट में यूज़ कर रहा है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। पर अगर आप अपने लिमिट के बाहर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे और आप अगर उनके बिल्स पे नहीं कर पाएंगे तो इट्स अ बिग 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 ट्रैप, क्योंकि आप साल का 35-40% इंटरेस्ट भरोगे, विच इज़ मैडनिंग। यानी अगर आप 2-2.5 साल उस क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करोगे तो आपको पेमेंट करना क्रेडिट कार्ड कंपनी को, आपने खर्चा किया तो उससे दुगना हो जाएगा। करेक्ट। So if you know how to use it, it's a great tool. Please go ahead and use it, right? But if you go beyond your means and cannot pay for your bills, then I think you should stay away from credit cards. Credit card is not a good option अगर आप अपने monthly bills पे नहीं कर पा रहे हो। Exactly. Okay. अच्छा, सपोज एक इंसान की 1 लाख रुपए की मंथली सैलरी है, उसको अपनी सैलरी किस अकॉर्डिंग डिवाइड करनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम उसका आउटपुट निकाल सके? देखिए, जैसे मैंने शायद पिछले भी एक क्वेश्चन में बहुत सिमिलर आंसर किया था। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इसे इम्प्लीमेंट कर पाएगा, राइट? पर अगर आप मुझे मैथ पूछे जेनरिक मैक्रो लेवल पे, तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप 30% अपना पैसा कोशिश कीजिए कि 30% से ज़्यादा आप अपनी लाइफस्टाइल और घर के खर्चों पर कर पाए और उससे ज़्यादा ना करें। तो 1 लाख रुपए की आपकी इनकम है, 30,000 रुपये आप अपनी लाइफस्टाइल पे और घर के खर्चों पर खर्चा कीजिए। ठीक है। 40% से ज़्यादा आपकी सब EMIs मिलाकर ना हो, आपके घर की EMI या घर का रेंट या गाड़ी की EMI
और बाकी का 30% पैसा अगर आप निवेश कर पाए तो ये परफेक्ट बैलेंस है या परफेक्ट मैथ है फॉर एनीबडी टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन 15 ईयर्स। ओके, राइट। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक मैथ किया था करेक्ट। कि अगर आपके पास 25,000 रुपये की इनकम है और आप 7,500 रुपया खर्चा कर रहे हो, जो 30% खर्चा है, करेक्ट। और आप 7,500 रुपया अगर निवेश कर रहे हो तो आप 15 सालों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो। क्योंकि 7,500 रुपया अगर आप खर्चा कर रहे हो तो 6% इन्फ्लेशन पे ये खर्चा तकरीबन 17,000 रुपया हो जाएगा आज से 15 साल बाद। और अगर आप 7,500 रुपया निवेश कर रहे हो तो 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन पे ये 36 लाख रुपया हो जाएगा। तो 15 साल बाद आपके पास 36 लाख रुपया है और आपको महीने का 17,000 रुपया चाहिए खर्चे निकालने के लिए। तो आप अगर 36 लाख रुपए को 6% पे निवेश करोगे तो आपको महीने का 17,000 रुपया निकल जाएगा। तो 15 सालों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो ये रूल को फॉलो करके। पर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये रूल को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप कहोगे यार मैं 30% के उसमें कैसे पूरे घर के खर्चे निकालूं, या आप कहोगे 40% में मेरी EMI और रेंट कैसे निकलेगी। तो कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, पर जो कर पाएंगे 15 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी बात, मैं जब अर्न करना मैंने शुरू किया तो मुझे कोई रेंट नहीं था या EMI नहीं था, क्योंकि मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। तो मैं तो 70% पैसा सेव कर पा रहा था। तो हर इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड और उसकी डिफरेंट प्रोपोजिशन होगी, पर जो कर पाएगा वो आराम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता है। कोई ऐसा एज एडवाइस है आपको कि इस एज तक आपको इस एज तक आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है जिस दिन आप पैसा कमाना शुरू करो उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके, राइट। अब वो 25 हो सकता है, वो 30 हो सकता है, डज नॉट मैटर। राइट। क्योंकि आप जितना ज्यादा समय दोगे आपके निवेश को उतना ज्यादा कंपाउंडिंग आपके फेवर में होगा। ये हमारी बात होगी उन लोगों के लिए जो सैलरीड हैं। अब बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, कभी कभी कुछ महीने ऐसे होते हैं कि उनके पास लाखों रुपए होते हैं। सपोज़ आज इस महीने मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए, तो मेरा है कि मैं 2-3 लाख सेव कर सकती हूँ, लेकिन अगला महीना हो सकता है कि मैंने 2-3 लाख ही कमाए एंड आई हैव नथिंग टू सेव। उस टाइम के लिए हमें क्या करना चाहिए फॉर पीपल हु आर डूइंग बिजनेस एंड नॉट सैलरीड? आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो व्हाट यू शुड आइडियली डू इज, सैलरी में तो आपको पता है ना कि मुझे 100 रुपये मिलने वाले, तो उसमें से 30 रुपये मैं सेव करूंगा। बिजनेस में तो आपको नहीं पता है, तो बिजनेस में आप देखिए पिछले 1-2 साल का आपका एवरेज महीने का इनकम कितना हो जाता है। तो मान लीजिए आपका एवरेज इनकम महीने का 2 लाख रुपए। अब अगर 2 लाख रुपए है और आपको ऐसा लग रहा है कि सब खर्चा निकालने के बाद मैं 50-60 हज़ार रुपया तो हर महीना सेव कर सकती हूँ, तो आप 50-60 हज़ार मत कीजिए, आप 40 हज़ार कीजिए। तो होगा ये कि कुछ ऐसे महीने जहाँ पर आप कम कमा रहे हो आपके एवरेज से, फिर भी वो 40 हज़ार हर्ट नहीं होगा। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना पैसा महीने का रोकना चाहिए। अब क्वार्टर के एंड पे मान लीजिए आपके पास पैसा बच गया, क्योंकि आप तो थोड़ा सा कम निवेश कर रहे हो, तो क्वार्टर के एंड पे वो एडिशनल पैसा और निवेश कर दीजिए। ओके, पर कोई ऐसे SIPs होते हैं कि अगर मैं 1-2 महीने नहीं भी इन्वेस्ट कर रही हूँ तो भी impact ना हो? SIPs आप अगर 3 महीना कंटिन्यूसली बाउंस नहीं करते तो वो ऐसे ही चलती रहेगी। आप बीच में 1 महीना आपका मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम, वो नेक्स्ट महीना पैसा काटेंगे। राइट। तो वो तो चलते रहेगा। आपको सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि आपकी बैंक शायद आपको कुछ चार्ज लगा दे कि SIP थी पर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं था और SIP फिर भी हिट हुई बैंक अकाउंट में, तो आपकी बैंक आपको कुछ चार्ज लगा सकती है, पर SIP विल कंटिन्यू टू हैपन जब तक 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स आप पे नहीं करते। और SI म्यूचुअल फंड्स में भी है? सेम म्यूचुअल फंड्स SIP सेम या there is no difference between mutual funds and SIPs? So mutual fund is the product in which you are investing. SIP is a way that you are investing in the mutual fund. Okay. तो आप लमसम पैसा भी म्यूचुअल फंड में रोक सकते हो या धीरे धीरे करके भी पैसा रोक सकते हो। जब आप धीरे धीरे करके पैसा रोक रहे हो आप उसे SIP कह रहे हो। आप एक साथ पैसा डाल रहे हो उसे आप लमसम कह रहे हो, पर दोनों तरीकों से आप इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में ही कर रहे हो। ओके, सो कैन यू टेल मी कि ये म्यूचुअल फंड्स का बैक एंड पे एक काम कैसे चलता है? तो मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे HDFC हो गई, LIC हो गया,
ICICI हो गया, कोटक हो गया, ये सब म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि वो 20, 25, 50 लोगों की एक इन्वेस्टमेंट टीम बनाते हैं, ओके। जिनका बैकग्राउंड ही ये है कि वो सालों से स्टॉक मार्केट्स में, फिक्स्ड इनकम में, कमोडिटीज़ में रिसर्च करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको पता है क्या कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। तो जब आप पैसा किसी एक स्कीम में लगाते हो तो पीछे पूरी ये टीम होती है जिनका काम है रिसर्च करके कौन से स्टॉक को खरीदना है, कब बेचना है, कितना खरीदना है, कब ज़्यादा बढ़ाना है, कब कम करना है, वो ये करते हैं। तो जब आप पैसा देते हो तो पीछे पूरी ये टीम बैठी रहती है जो रिसर्च करके आपका पैसा मार्केट में लगाती है, और वो अपने हिसाब से खरीदते बेचते आपको एक रिटर्न जनरेट करके दे देते। तो मान लीजिए अगर आपने 100 रुपया लगाया और वो 100 रुपये 115 हो गया, तो ICICI उसमें से 1% एज खुद की फ़ी ले लेगा और पूरा पैसा बचा हुआ पैसा आपका है। तो आप टेक्निकली एक बहुत ही सुपीरियर इन्वेस्टमेंट टीम को हायर कर रहे हो, जो आपके बिहाफ पर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और वो उसका 1% चार्ज कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज अ वाइज डिसीजन। यस। ओके। कोई ऐसी पर्टिकुलर इनकम है कि हमें इस इनकम पे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ले लेना चाहिए, या फिर एक मिडिल क्लास इंसान है कोई मेरी तरह, तो उसे खुद ही सीख के थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर देना चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है और मैं बहुत ही फर्म बिलीवर हूँ इस कॉन्सेप्ट का कि जो आपकी स्ट्रेंथ एरिया नहीं है वो आउटसोर्स कर दीजिए। राइट। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा, बाल काटने में कॉस्ट लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं खुद के बाल काटने लगूंगा। राइट। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है पर बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल है, क्योंकि लोग ये नहीं समझते कि उनको फोकस उन एरियाज में करना चाहिए जहां उनका टाइम रेलेवेंट है। तो जैसे ही मैं पैसे कमाना शुरू करूं, क्या मुझे उसी टाइम पे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र रख लेना चाहिए? क्यों नहीं? क्योंकि आप समझिए कि आप अगर गलती करेंगे उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है वर्सेस जो आप शायद एक फ़ी दे देंगे किसी एक एडवाइज़र को उसकी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। आप इसे ऐसे देखिए, आपको मान लीजिए बुखार आ रहा है, तो आपने ChatGPT को पूछकर एक पैरासीटामॉल ले लिया, ठीक है। अब 2-3 बार ये हुआ तो ठीक है, पर मान लीजिए तीसरी बार आपको बुखार आया, ChatGPT ने आपको वापस कहा पैरासीटामॉल ले लो, पर इस बार बुखार आने का कारण कुछ और था। तो अब वो डॉक्टर की फ़ी बचाने के चक्कर में आपने अपनी बॉडी को क्या हार्म किया ये आपको बाद में ही समझेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका कोर एरिया नहीं है वो आउटसोर्स कर दो किसी को, क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको शायद लॉस बहुत बड़ा होगा ट्राइंग टू सेव अ स्मॉल फी। तो एडवाइज़र्स क्या करते हैं कि मेरे को 10,000 सेव करना है, उसमें से जो भी हमने कमाया उसमें से पैसे कट करते हैं, या फिर पहले ही फीस देनी होती है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप जब 100 रुपया म्यूचुअल फंड को देते हो और म्यूचुअल फंड ने मान लो 100 रुपये को 115 कर दिया और उसमें से उसने 1 रुपया काट लिया हाइपोथेटिकली, वो जो 1 रुपया काटता है ना, उसी में से आधा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है, राइट। और आधा पैसा AMC रखती है, म्यूचुअल फंड रखता है खुद के लिए, और बचा हुआ पैसा आपको मिल जाता है। वैसे ही फाइनेंशियल एडवाइज़र भी करता है, उस उतने में से काट लेता है। तो वो जो 1 रुपया कटा उसी में से म्यूचुअल फंड ही फाइनेंशियल एडवाइजर को दे देता है। ओके। वो आपसे दूसरा पैसा नहीं मांगता है, क्योंकि उसको म्यूचुअल फंड से ही वो पैसा मिल गया। तो म्यूचुअल फंड ही ये पैसा काट देता है, उसमें से आधा डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है और आधा आपके पास एज अ म्यूचुअल फंड रह जाता है। आजकल लोग ना FD करने को एक डेड एसेट मानते हैं। लोग प्रेफर करते हैं कि SIPs होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड होना चाहिए, लेकिन FD मत कराओ क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं है। डू यू एग्री? देखिए, अगेन पर्सनल है। मान लीजिए अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, आपका रिस्क एपेटाइट ही नहीं है और आप 10% के या 0% के टैक्स ब्रैकेट में हो, तो FD इज़ नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, राइट। आपको 6% मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, 6% इज़ नॉट बैड। पर क्या आप उससे बेटर कर सकते हो? आंसर इज यस, राइट। आप इंस्टेड ऑफ डूइंग एन FD इन SBI बैंक और इन HDFC बैंक, आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में चले जाइए, वो आपको 1-1.5% ज़्यादा रिटर्न देगा SBI बैंक से, और उसमें भी 5 लाख तक वही प्रोटेक्शन अवेलेबल है जो एक SBI बैंक की FD में अवेलेबल है। तो बेटर ऑप्शंस है, पर इस कैटेगरी के लिए आई डोंट थिंक बुरा ऑप्शन है।
पर अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं 30% के टैक्स ब्रैकेट में हूँ और मैं एफडी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि शायद आप गलती कर रहे हो, क्योंकि 30% आपको टैक्स लग रहा है 6% पे। इसका मतलब है कि आपको 1.8% तो टैक्स लग गया, आपके हाथ में बचा 4.2। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने यार निवेश किया और मुझे 4.2% रिटर्न मिला, पर इन्फ्लेशन उसी एक साल में 6% से बढ़ गया, तो आपके खर्चे 6% से बढ़े, आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम 4.2 से बढ़ी, तो आपने एक्चुअली 1.8% का लॉस किया है। आपको थियोरेटिकली ऐसा लग रहा है कि आपका 100 रुपये 104 हो गया है, पर आप 100 रुपये से लास्ट ईयर जो चीज़ खरीद पा रहे थे वो अब 104.2 होने के बावजूद भी नहीं खरीद पा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ 106 रुपये की हो गई है। इन्फ्लेशन हमारे स्कूल में हमें कभी भी इतना फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया गया, जो कि मेरे को लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ टीचिंग किड्स कि आप कोड लिख लो, कंप्यूटर एल्गोरिदम्स लिख लो और ये सब कर लो, फाइनेंस इतना नहीं पढ़ाया जाता जितना ज़रूरी है। कोई ऐसा रीज़न लगता है आपको कि व्हाई इज़ इट हैपनिंग एंड व्हाट चेंजेस शुड वी ब्रिंग इनटू एजुकेशन सिस्टम? आई थिंक दैट्स अ वेरी रेलिवेंट एंड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट आई एम ऑफ द सेम ओपिनियन कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में पर्सनल फाइनेंस डेफिनेटली पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जितना मुझे ऐसा लग रहा है इम्पॉर्टेंट है कि आप टेक सीखें, उतना ही इम्पॉर्टेंट है मुझे लग रहा है कि फाइनेंस आप सीखें। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता कि ये क्यों करिकुलम में एम्बेडेड नहीं है, पर जितना मैं आजकल पढ़ रहा हूँ मुझे नहीं लगता बहुत दूर है जब ये 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के करिकुलम में इंक्लूड हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी स्कूल्स के साथ जो हम काम करते हैं, हमको पता है कि स्कूल्स एक्स्ट्रा करिकुलम में पर्सनल फाइनेंस बच्चों को पढ़ाया जा रहा है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, अगर करिकुलम में वो हिस्सा नहीं है तो। तो एनईपी रूल्स अब उस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को क्रेडिट मिल रहा है ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर्सनल फाइनेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनईपी करिकुलम एंड दीज क्रेडिट पॉइंट्स। इवन आई थिंक अभी एआई के ज़माने में सब कुछ, सारी जॉब्स डिस्ट्रॉय होती जा रही है, बट फाइनेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद कंट्रोल में रखना चाहता है हर बंदा, और फाइनेंस में हो सकता है हमारे फ्यूचर जॉब्स एग्जिस्ट करें, क्योंकि और जॉब्स का तो अभी कुछ ठिकाना है नहीं बिकॉज ऑफ एआई। सो इवन आई थिंक एनी एडवाइस दैट यू वुड वांट टू गिव टू यंगर जनरेशन और एजुकेशन सिस्टम कि हाउ टू गो अहेड विद देयर फाइनेंसेस? Look, I think the only suggestion that I really have is start as soon as you can and keep it as simple as you can. Don't get carried away, क्योंकि आज लोग गोल्ड सिल्वर की बात कर रहे हैं तो आपने गोल्ड सिल्वर में पैसा रोक दिया। आज लोग बात कर रहे हैं कि अरे यार ब्राज़ील में पैसा लगाया होता तो देखो 50% रिटर्न बन जाता लास्ट ईयर, तो आपने ब्राज़ील में पैसा लगा दिया। प्लीज़ ये कुछ भी मत करें। जितना आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखेंगे उतना आप ज़्यादा समय तक खुद को इन्वेस्टेड रख पाएंगे। और इन्वेस्टिंग में एक ही चीज़ चाहिए आपको, इक्विटी में पैसा रोको और ज़्यादा समय तक रोको, आप अपने आप वेल्दी बन जाओगे। जैसे अभी जो लोगों ने बिटकॉइन में पैसा लगाया था वो एकदम से अमीर हो गए हैं, तो क्रिप्टो कैन क्रिप्टो बी द नेक्स्ट गेम चेंजर, जो अभी बहुत सारे लोगों को, लाइक आई गेस 95% ऑफ द लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना होता है, उनको लगाना नहीं आता। वो सिर्फ 5% या 10% लोग हैं जो पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं है अभी भी। और क्रिप्टो में तो और कम है। सो क्रिप्टो वर्सेस स्टॉक मार्केट, व्हिच वन इज बेटर? In fact, my suggestion is crypto is only for people who are extremely sophisticated investor. यानी अगर आपने ये जर्नी देखी है कि पहले आप एक एफडी इन्वेस्टर थे, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने लगे, उसके बाद आपने डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, आपने पीएमएस में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, एआईएफ में इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब आपने ग्लोबल इन्वेस्टिंग कर लिया, अब आपने ये सब कर लिया है और आप सोचते हो कि मैं 3, 4, 5% मेरे पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में रखूँ, तो आप सही सोच रहे हो। पर आप एक एफडी इन्वेस्टर हो और सोच रहे हो मैं क्रिप्टो चला जाऊँ, या एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो और आप सोचो मैं क्रिप्टो कर लेता हूँ, तो मुझे लग रहा है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि क्रिप्टो में निवेश करने के लिए आपको इक्विटी मार्केट से ज़्यादा सूझबूझ, टाइम और वॉलेटिलिटी से कंफर्ट चाहिए, क्योंकि ये तो दिन में 10% ऊपर या नीचे हो जाता है, राइट? अगर आपको पता ही नहीं है कि आप
कौन से भाव पे निवेश कर रहे हो, कौन से क्रिप्टो में कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब खरीदना है, कब बेचना है, और आपको इन्वेस्टमेंट का भी अंदाज़ा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या वॉलीटिलिटी का एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्रिप्टो में पैसा नहीं बना पाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स अगर 2-4-5% पैसा क्रिप्टो में रखे कोई बुरी बात नहीं है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। पर इंडिया में क्रिप्टो के लिए एडवाइजर्स हैं कुछ? इंडिया में अगर आप देखें, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज द गवर्नमेंट इज़ नॉट वेरी फोर्थकमिंग फॉर यू टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टोस। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा चेंज वहाँ पर आना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे, जब गवर्नमेंट खुल के आपको ये बोले कि ओके नाउ आई एम ओके कि आप क्रिप्टो में निवेश करो, उसके बाद ये इंडस्ट्री इवॉल्व होगी। जब तक ये नहीं होता मुझे लगता है रिटेल को दूर रहना चाहिए। अगर अभी आज के टाइम पे 20-25 हज़ार रुपये क्रिप्टो में लगा के भूल जाऊँ 20-25 साल के लिए, इज इट अ गुड डिसीजन? आई डोंट नो हाउ विल इट इवॉल्व, बट आई विल नॉट डू इट। Not even 20,000 bucks? Like I said, if that 20,000 bucks is as good as a dinner expense for you, please do it. But if it means something for you, don't do it. ओके बहुत लोग हैं इंडिया में जो स्टॉक मार्केट को ओवर वैल्यूड मानते हैं। अभी डू यू फॉरकास्ट कि 2008 जैसा क्रैश कोई नज़दीक है अभी? आई विश आई न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन वेरी ऑनेस्टली। और आप किसी को भी इस इंडस्ट्री में पूछ लो, क्या उनको पता है कि मार्केट में कल क्या होने वाला है? कोई भी अगर आपको ये कह दे कि आप उसको पता है कि कल क्या होने वाला है, या तो वो भगवान है या वो झूठ बोल रहा है। नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। बट एम आई एक्सपेक्टिंग अ 2008 लाइक क्रैश? माई आंसर इज नो। मुझे नहीं लगता है 2026 में 2008 जैसा क्रैश आएगा। मुझे इनफैक्ट ये लग रहा है कि लोग ये मान के चल रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्रैश आएगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है 2026 में इंडिया मार्केट्स बहुत अच्छा करेगा। ओके, सो आई एम अ कॉन्ट्रा ऑन इंडिया मार्केट राइट नाउ। आई एम नॉट इन द क्लब दैट बिलीव्स 2026 इज नॉट फॉर इंडिया। आजकल ना इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी बहुत आ गई हैं, जैसे एंडाउमेंट पॉलिसीज़। आजकल नहीं, इनफैक्ट 20 साल से चलती आ रही हैं, और लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इंश्योरेंस में पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया है, अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ इट हाउ ट्रू इज इट? सबसे बड़ी गलती करते हैं वो। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस में पैसा रोको, आपको एक ही प्रोडक्ट में पैसा रोकना है जिसको आप टर्म इंश्योरेंस कहते हो। ओके, अब लोगों को जिनको टर्म इंश्योरेंस क्या है वो नहीं समझता, बड़ा बेसिक है। मान लीजिए अगर आप 30 साल के इंडिविजुअल है, आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले रहे हो, तो आपको शायद 11-12 हज़ार रुपये में 1 करोड़ की पॉलिसी मिल जाएगी। ये पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी है कि आप अगर 30 साल तक 11-11, 12-12 हज़ार मुझे हर साल दे, बीच में अगर आपको कुछ भी हो गया तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। पर अगर आपको 30 साल में कुछ भी नहीं हुआ तो आपको कुछ पैसा वापस नहीं मिलेगा, उसे आप टर्म इंश्योरेंस कहते हो। और यही एक सिंपल प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए। अब लोगों को क्या मिस सेल किया जाता है कि देखिए आपको 30 साल तक कुछ नहीं हुआ तो आपको तो कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है, तो ये तो बड़ा गंदा प्रोडक्ट है। पर आप ये नहीं समझ रहे कि अपने 30 साल में भी सिर्फ 3 लाख रुपए दिए, पर आपको कभी भी कुछ भी हो जाता है तो आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, राइट? पर आपको ये कहकर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं कि देखो 30 साल तक कुछ नहीं होगा तो कुछ वापस नहीं मिलेगा, तो इसलिए यूलिप ले लो, एंडाउमेंट ले लो, मनी बैक ले लो। किसी भी प्रोडक्ट में जब आपको ये कह दे ना कि आपको अगर कुछ भी नहीं होगा ना तो मैच्योरिटी पे इतना पैसा वापस आएगा, वो प्रोडक्ट आपको लेना ही नहीं है। क्योंकि आप हिस्टोरिकली देख लीजिए, जब भी आपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स किया है, एंडाउमेंट में, मनी बैक में, ऐसी पॉलिसीज में आपने 5-6% से ज़्यादा रिटर्न ही नहीं बनाया। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले ले और उसके साथ बचा हुआ पैसा, सो आप ऐसे देखिए, अगर मैंने 10,000 रुपये एक मनी बैक पॉलिसी में या एंडाउमेंट में लगा दिए, वर्सेस 10,000 में से मैंने 4,000 रुपये टर्म इंश्योरेंस ले लिया और 6,000 रुपये मैंने SIP कर दिया, तो ये वाला जो म्यूचुअल फंड वाला प्रोडक्ट है ना, वो आपको सिग्निफिकेंटली ज़्यादा पैसा बना कर देगा वर्सेस ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये प्रोडक्ट में 5-6% से ज़्यादा रिटर्न बनता ही नहीं है। तो कभी भी इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स मत कीजिए। ओनली टर्म इंश्योरेंस? ओनली टर्म इंश्योरेंस इज द इंश्योरेंस दैट यू नीड। हेल्थ इंश्योरेंस? हाँ, ऑफ कोर्स हेल्थ इंश्योरेंस आपको बहुत ज़रूरी है। और आई विल बी सरप्राइज्ड
कि लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि आज, और मैं ये बहुत बार कह चुका हूँ पास्ट में भी, कि मुझे ऐसा लग रहा है 90% ऑफ इंडिया इज़ वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंकरप्सी. ट्रू. राइट. आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होना क्राइम है. लोगों को ऐसा लगता है मैं जिस कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ वो मुझे कवर कर रहे, वो छोटा सा कवर होता है. फैमिली को शायद कभी कभी कवर नहीं करते. आपने कंपनी चेंज कर ली तो शायद कवर मिलेगा या नहीं मिलेगा. कितने सारे कंपोनेंट्स है. प्लीज़ हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस. इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस होना. ओके, दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट. इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस. आप सोचिए, आपने 5-5 हज़ार रुपये SIP की 5 साल के लिए, आपने 3 लाख रुपये इकट्ठा किया. आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो इन्वेस्टमेंट में. आपके घर पे एक हॉस्पिटलाइजेशन आ गया, ये 3 लाख रुपये कम पड़ेंगे. तो क्या फ़ायदा हुआ 5 साल तक निवेश करके और इतना पैसा इकट्ठा करके, जबकि एक हॉस्पिटलाइजेशन में भी ये बिल कम पड़ेगा. तो आप पहले हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और बचा हुआ पैसा निवेश कीजिए. तो तब जाकर जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस विल टेक केयर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर पाएंगे. मैं सरप्राइज्ड होती हूँ कि लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता, लेकिन शादी पे लगाने के लिए उनके पास काफ़ी पैसा होता है. व्हाट डू यू थिंक, शादी पे कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कुछ भी नहीं, कोर्ट मैरिज कीजिए. आई एम श्योर पब्लिक जो सुन रही है वो शायद ट्रोल कर दे स्टेटमेंट पे, बट दैट्स द हार्ड फैक्ट, राइट. इंडिया में इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि पेरेंट्स अपने पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में उड़ा देते. क्या ज़रूरत है दिखावा. आई थिंक इट्स जस्ट शो बिजनेस. ऑफ कोर्स, आई मीन ईच टू इट्स ओन, बट आई एम नॉट इन द कैंप दैट बिलीव्स कि आपको इतना पैसा शादी में उड़ाना चाहिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आप बेटी का भला करना चाहते हो तो उतना पैसा FD बनाकर उसको दे दो यार. लेट हर डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू. वाई डू यू वॉन्ट टू स्पेंड मनी ऑन पीपल एंड कॉल देम इन द वेडिंग, जो आने के बाद भी गाली देने वाले. करेक्ट. राइट. वाई डू यू वॉन्ट टू प्लीज पीपल एंड दैट टू वंस. उतना पैसा अगर आप अपनी बेटी को दे दोगे, कुछ इन्वेस्ट कर लेंगे तो यार वो 20-25 साल उस पैसे का बेनिफिट ले सकती है. इनफैक्ट मैं अभी एक रील भी देख रही थी इंस्टाग्राम पे. उनके पास 1 करोड़ का बजट था शादी पे लगाने के लिए, जिसका उन्होंने 1 करोड़ का घर खरीदा और लिविंग रूम में शादी करी उसके. सुपर्ब. आई थिंक नाउ द टाइम्स आर चेंजिंग कि लोग उस डायरेक्शन में जाएं कि हमें एक अच्छी शादी करनी है, एंड इंस्टेड दे आर कमिंग बैक टू आर मोर, like they have more prior things like investments and 100%. Look, I'm not saying that you should not spend money on marriage. To clarify, आपके पास 100 करोड़ रुपए और आपने 1 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है. प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आपको आपके पैसे को एंजॉय भी करना है, राइट. पर आपके पास 1 करोड़ रुपए और आपने 70 लाख रुपया खर्चा कर दिया, दैट इज़ फुलिशनेस. अच्छा, 1 करोड़ रुपए है तो कितना पैसा शादी पे लगाना चाहिए? मैं 5 लाख से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा. बनिया हो क्या? बनिया हुआ? हाँ, मैं हूँ. सच में हो क्या? सच में हूँ. नो, आर यू सीरियसली? Yeah, I'm serious. अच्छा, ओके, दैट्स व्हाई. So Baniyas are the best advisors, I think, for any type of finance. I think it is just the way we are brought up, right? So we will not spend money because we want to show the world. We will spend money because I want to do it. And I am not somebody who will not spend money. I spend a lot of money. But I don't spend money to show the world. I spend money because I have the money and I know how much I can spend. Right. Yeah, so. मुझे लगता है कि अगर आपको मेरा एडवाइस है ये ऑडियंस को कि कभी भी अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र ढूंढना हो तो प्लीज़ एक बनिया को रेफ़र करिए. ओके. आजकल लोग टैक्स बचाने के लिए बहुत सारी गलत चीज़ें भी खरीद रहे हैं. कोई ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जो आपको लगता है कि ये टैक्स बचाने के लिए लोग कर रहे हैं और नहीं करनी चाहिए? इंश्योरेंस सबसे पहले. आई मीन अगर आप पुराने वाले टैक्स ब्रैकेट में हो अभी भी, लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ATC जिसमें 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, वो बचाने के लिए अग्रेसिवली इंश्योरेंस खरीदते हैं. बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप वो टैक्स बचाने के लिए कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस दे रहे हो विथ लो रिटर्न्स दैट टैक्स विल ब्रिंग ऑन बोर्ड. दूसरी चीज़, लोग सॉरी ये कह रहा हूँ पर चोरी करते हैं.
ATG करके एक सेक्शन है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करते हैं, तो वो डोनेशन करते हैं जिससे डिडक्शन मिलते हैं और बाद में कैश ले लेते हैं। आई थिंक द टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली स्मार्ट नाउ, और ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूँ तो बहुत सारे लोगों को न जाया एज मैसेज फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट वीव सीन कि आपने ATG क्लेम किया है। आई होप आपको पता है कि आपने ATG क्लेम किया है, और आप अगर रिवाइज टैक्स फाइल करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि हमको पता है आपने किया है। सडनली बहुत सारे लोगों को इमीडिएटली रियलाइज़ हो गया कि अब द टैक्स डिपार्टमेंट इज़ कीपिंग अ वॉच, और ये नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग। HRA क्लेम करते हैं, अपने पेरेंट्स के घर पे रहते हैं और पेरेंट्स को एज रेंट दिखाकर HRA क्लेम करते हैं। आई थिंक ये जब आप प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से करें तो थोड़ा सा एक फाइन बैलेंस रखिए, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी स्मार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें कोशिश कीजिए। पर अगर वन डायरेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए टैक्स बचाने के लिए। इनफैक्ट ये 3 चीज़ें सभी लोग करते हैं। मैं इनफैक्ट जब आप ये बता रहे हो ना, तब भी आई कैन रिकॉल सो मेनी नेम्स जो ये करते हैं, एंड वी नेवर रियलाइज इट, क्योंकि करते आ रहे हैं। इट इज़ अ रूल ऑफ द नेचर। पर अभी थोड़ा सा मिस्टेक तो इंश्योरेंस वाला है, पर बाकी 2 चीज़ें जो मैंने आपको कही ना, HRA और ATG, अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत साउंडली ये पकड़ सकता है, तो ना बी केयरफुल। और ये कैसे पकड़ रहे हैं? AI के थ्रू, रोबोटिक्स? हाँ, सो अभी दे हैव देयर सिस्टम्स इन प्लेस टू अंडरस्टैंड कि आप ये गड़बड़ कर रहे डू यू थिंक AI और रोबोटिक फाइनेंशियल एडवाइजर की वजह से जो मैनुअल एक्चुअल पीपल हैं उनकी जॉब्स खतरे में है? मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं आपको कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखिए एक एस्पेक्ट है हमारी इंडस्ट्री में, ऐसा कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज 80% बिहेवियर एंड 20% नॉलेज। तो AI आपका वो 20% वाला प्रॉब्लम शायद कुछ हद तक सॉल्व कर पाएगा, पर वो 80% बिहेवियरल मैनेजमेंट नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बिजनेस में बहुत ही इंटरेस्टिंगली इम्पैक्ट बहुत कम होगा। पर आजकल लोग AI को इतना ट्रस्ट करने लगे हैं ना कि उनका वो पैनिक मोड ख़त्म हो गया। अगर AI ने सजेस्ट किया है कि हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो इन्वेस्ट कर देंगे एंड दे विल बी रिलैक्स अबाउट इट। तो मे बी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि लोगों ने मार्केट को गिरते हुए देखा नहीं है। Okay. अगर अगली बार 2020 या 2008 या 2000 वाला फॉल मार्केट में आएगा और आप तब बेचोगे नहीं पर खरीदोगे मार्केट को, तब आप बिलीव करना कि आपको इन्वेस्टिंग आ गई है। तब तक प्लीज़ बिलीव मत करना कि आपको इन्वेस्टिंग आई है। तो मतलब अगर आज मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं तो मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? शुड आई बाय प्रॉपर्टी, या मुझे SIP करना चाहिए, या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए? क्या करना चाहिए मुझे 1 करोड़ रुपए का? देखिए, आज अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है हाइपोथेटिकली, तो सबसे पहले तो आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला, कितने समय के लिए आपके पास ये इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है? तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर एक इंडिविजुअल कह रहा है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मैं 10 साल तक निवेश कर सकता हूं। दूसरी चीज आपको ये आंसर करनी है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल का मतलब है कि ये 1 करोड़ थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो आप कितने कंफर्टेबल हो उस चीज से। तो पहले एग्जांपल में ये ले लेते हैं कि इस इंडिविजुअल को ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि पैसा ऊपर नीचे होएगा, मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो कोई इशू नहीं है, पर मुझे रिटर्न ज़्यादा चाहिए। अब अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास 1 करोड़ है, 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और ये रिस्क भी ले सकता है, तो इस इंडिविजुअल को अपना पैसा 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। पहले 20% पैसा गोल्ड में रखें, बचा हुआ 80% पैसा इक्वली डिवाइड कर दे म्यूचुअल फंड्स में, फ्लेक्सी कैप फंड में, मिड कैप फंड में और स्मॉल कैप फंड में। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन किया है और आप 10 साल का समय देते हो अपने निवेश को और आप बीच में नहीं निकालते क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होएगा, गिरेगा, जो कि होना ही है अगर आप मार्केट में निवेश करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि क्यों आपको 12-14% की कंपाउंडिंग तक की रिटर्न्स नहीं मिल सकती 10 सालों में। 12-14% कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि हर 5.5-6 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा, राइट? तो ये पहला एग्जाम्पल है फॉर समबडी हु इज अग्रेसिव,
अब आप कहोगे एक दूसरे इंडिविजुअल की बात करते हैं जिसके पास 1 करोड़ रुपए, पर वो अग्रेसिव नहीं है, वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, वो सोचता है यार एफडी तो टैक्स के बाद मुझे कुछ भी नहीं दे पा रहा है, राइट? तो मुझे बताइए मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ कि रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, हाँ। पर फिर भी मैं रिटर्न थोड़ा सा बढ़ा पा रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है और 5-6 साल 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो उस इंडिविजुअल को सबसे पहले 33% पैसा, 1 करोड़ का 33% पैसा इक्विटी सेविंग स्कीम करके म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट है उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको तकरीबन 8 से 10% रिटर्न मिल जाता है। वॉलेटिलिटी बहुत कम है क्योंकि उसमें 20-25% इक्विटी एक्सपोजर होता है और इक्विटी टैक्सेशन है। तो मान लीजिए अगर आपको 8% रिटर्न मिल रहा है उस प्रोडक्ट में कम वॉलेटिलिटी के साथ, तो आपको 12.5% टैक्स भरना है। तो 12.5% टैक्स भरने के बावजूद भी आपके पास तकरीबन 7.8% पोस्ट टैक्स पैसा बच जाएगा, राइट? तो सबसे पहले 33% पैसा वहां डाल दीजिए। 33% पैसा आप आर्बिट्राज फंड्स में डाल दीजिए, जो म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। ठीक है। उसमें एफडी जितना रिटर्न मिलेगा आपको, पर टैक्स आपको 12.5% है। तो एफडी जितना रिटर्न, पर एफडी में आप 30% टैक्स भर रहे हो, यहाँ 12.5% टैक्स भरोगे। और बचा हुआ 33% रिटर्न, बचा हुआ 33% पैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मल्टी एसेट फंड में डाल देना चाहिए, जिसमें गोल्ड सिल्वर, थोड़ा सा और इक्विटी और फिक्स्ड इनकम, ये तीनों में आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, तो आपके पोर्टफोलियो में रफली मान लीजिए 25-30% जितनी इक्विटी रहेगी, बाकी सब फिक्स्ड इनकम, गोल्ड सिल्वर ऐसा रहेगा। वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी इस पोर्टफोलियो की। तो मान लिया आपने 100 रुपया रखा है, इन बैड सिचुएशन ये 100 रुपया शायद 90 जा सकता है, पर ये पोर्टफोलियो आपको इजीली, मुझे ऐसा लग रहा है 8% के अपवर्ड्स रिटर्न दे सकता है और 12.5% तक का टैक्स लगेगा। तो आपको पोस्ट टैक्स 7.5% के ऊपर का रिटर्न मिल सकता है इस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट में। तो ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, पर उसको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को एडजस्ट करना है। और अगर 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है अगर, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्रिलियंट पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के। अब किसी को समझ, इनफैक्ट मुझे समझ नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट शुरू कब से करनी चाहिए। अगर मेरी सैलरी अभी 30,000 रुपये है, हो सकता है कि मेरे को रेंट भरना हो 5-6 हज़ार का, मेरा खुद का खर्चा हो 15-20 हज़ार का, मेरे पास 5,000 ही बचता है। Should I start investing those 5,000 rupees or should I just put it in FD for now? 5,000 इज अ बिग नंबर। 500 रुपए से निवेश कर सकते हो। अच्छा, आपको सिर्फ SIP स्टार्ट करनी है, 500 रुपए से हो सकती है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप 500 रुपए भी बचा रहे हो ना महीने के एंड में, तो आपको उस 500 रुपए से एक SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपको समझेगा भी नहीं कि कंपाउंडिंग से कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया, पहला 1 करोड़ बनाने के लिए 10,000 की SIP पे आपको 21 साल लगेंगे, पर दूसरा 1 करोड़ से 2 करोड़ बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, 5.5 साल लगेंगे। तीसरे 1 करोड़ के लिए 3.5 साल लगेंगे, चौथे 1 करोड़ के लिए 2 साल 4 महीना, और उसके बाद तो हर साल 1-1 करोड़ बनेगा। तो निवेश शुरू कीजिए, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े और जैसे जैसे आप ज्यादा पैसा रोक पाए या ज्यादा पैसा निवेश कर पाए, तो वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाएंगे। वेट मत कीजिए कि मेरे पास पैसा इकट्ठा होगा तब मैं निवेश करूंगा। तो ये सब बता देते हैं, दिस इज टोटली थियोरेटिकल कि आप 500 रुपये है तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, पर जो इंसान फाइनेंस के बैकग्राउंड से है ही नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं वो 500 रुपये कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कौन सी SIP में डालूँ या फिर कौन से म्यूचुअल फंड में डालूँ। और साथ में म्यूचुअल फंड में ना ये भी लिखा होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो और एक रेड फ्लैग होता है कि यार शायद 500 रुपये भी नहीं बचेंगे। तो जब हमारे पास सिर्फ 500 रुपये भी है महीने के, तो क्या हमें वेल्थ मैनेजर से कनेक्ट करना चाहिए या शुड वी वेट फॉर सम टाइम कि 1-2 हज़ार हो जाए या 5,000 हो जाए, तब हम किसी मैनेजर से कनेक्ट करें ताकि वो हमें अच्छे प्रॉपर्ली गाइड कर पाए? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि, और ये मेरा बहुत ही फर्म बिलीफ है, कि आपकी जो भी एक्सपर्टीज नहीं है ना, उसे आप आउटसोर्स कर दीजिए, ठीक है?
बाल काटने में आपको 500 रुपये लगते हैं, तो क्या आप 500 रुपये बचाने के लिए खुद के बाल काटते हैं? नॉट रियली, राइट? तो आपको समझना है कि आपका टाइम कितना वर्थ है, और जो चीज़ें उतनी वर्थ हो वो खुद कीजिए, बाकी सब आउटसोर्स कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 500 हो या 5000 हो या 5 लाख हो, अगर आपको लगता है ये दिस इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग एरिया, जस्ट आउटसोर्स इट, राइट? नाउ आई विल आंसर द अदर क्वेश्चन। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि मुश्किल है कि एक इंडिविजुअल कैसे समझेगा कि मेरे पास 500 रुपये में कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। तो या तो अगर आपने किसी एक एडवाइजर को पकड़ लिया और वो एडवाइजर आपको हेल्प कर रहा है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मान लीजिए आप खुद करना चाहते हैं, बड़ा सिंपल है, किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी के इंडेक्स फंड में, तो मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे ICICI, तो आप ICICI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसमें SIP स्टार्ट कर दीजिए। वो क्या करेगा, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है 500 रुपया हर महीना आपका उस इंडेक्स में लगा देगा, कोई झंझट नहीं है, एज सिंपल एज दैट। सिर्फ इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए अगर आपको नहीं समझता तो, मुश्किल नहीं है। या तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए या सिर्फ इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए, पर आपको समझना ये जरूरी है कि आप जब मार्केट में पैसा निवेश कर रहे हो वो FD नहीं है। तो FD में जब आप निवेश करते हो वो 6%, 6%, 6%, 6% हर साल 6% देता है। अब आप जब मार्केट में निवेश कर रहे हो, आप FD से दुगना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो 12%, तो वो हर साल आपको 12 नहीं देता, ऊपर नीचे होगा। कुछ साल होंगे जहां पर आपका रिटर्न नेगेटिव भी होगा, पर अगर आपके पास 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो ऊपर नीचे करके एवरेज आपको 11-12% रिटर्न ऐसे भी दे देगा। तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि मैं टेक्निकली स्मार्ट हो जाऊं और अच्छे फंड्स कैसे चुनते हैं वो सीख लूं। आप सिर्फ इंडेक्स फंड में भी निवेश करोगे सिर्फ ये जानकर कि ये ऊपर नीचे होगा, इट इज पार्ट ऑफ हाउ द इन्वेस्टमेंट वर्क्स, और उसको आपने 8-10 साल दे दिए, यू विल कम आउट एज अ ग्रेट इन्वेस्टर। पता है डिमोटिवेशन कहाँ पे आता है? जब भी इन्वेस्टमेंट करना कोई स्टार्ट करता है ना, तो सबसे पहले वो स्टॉक मार्केट देखता है कि अच्छा HDFC बैंक में मैंने पैसा लगा दिया, ये तो बढ़ेगा ही, ये तो रिलायंस में लगा दिया, ये तो गिर ही नहीं सकता। और एक समय आता है कि हमने उस पर 50-60 हज़ार लगा दिए, जो हमारी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई थी, और वो 60 हज़ार हो गए 10 हज़ार, फिर उस टाइम बेच दिया, 50 हज़ार का लॉस हो गया। अब इन्वेस्टमेंट से विश्वास उड़ जाता है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्या सही है, गलत है, या इसमें किसी की गाइडेंस की जरूरत है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। देखिए, आप जब भी म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा रहे हो ना, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, आप एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा रहे हो। तो आपने ICICI के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, ICICI ने आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में लगा दिया, पर क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक चूज करना है, ICICI में बैठा हुआ बंदा जो 20-25 सालों से ये कर रहा है, लाखों करोड़ों रुपया संभाल रहा है, वो आपके बिहाफ पर खरीद रहा है, बेच रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ आउटसोर्स कर दीजिए जो आपको नहीं समझता, क्योंकि ICICI में जो बैठा हुआ बंदा है 20 साल 25 साल से ये कर रहा है, उसको पता है वो क्यों खरीद रहा है और क्यों बेच रहा है। जब आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो लोगों को ये लगता है कि ये तो बड़ा आसान है, बहुत मुश्किल काम है, राइट? क्योंकि चाइना में बैठा हुआ प्रेसिडेंट कुछ बोल दे तो यहाँ मार्केट हिल जाएगा, US में बैठा हुआ प्रेसिडेंट कुछ बोल देगा, यहाँ मार्केट हिल जाएगा, यहाँ इंडिया में रोज कुछ नया नया होते रहता है। तो आप अगर खुद इन्वेस्टर बनना चाहते हो और आप अगर खुद स्टॉक पिकिंग करना चाहते हो, तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पर आप ये खुद कर पाए। लोगों का एक्सपीरियंस क्यों बुरा है? क्योंकि बिना ये पढ़ाई किए वो खुद ही स्टॉक पिक करने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि यार TCS जैसी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, क्या ही हो जाएगा। आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं, TCS का स्टॉक ऑल टाइम हाई से 40% नीचे, ये स्टॉक्स गिर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक 2008 में 80% नीचे था। तो ये स्टॉक्स गिरते हैं, वापस ऊपर आते हैं। अगर आपको ये नहीं समझता कि ये क्यों गिर रहे हैं, मुझे कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर देना चाहिए, क्योंकि उनको पता है ये कैसे करते हैं। ठीक है। आपके हाथ में एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है,
जिसके ऊपर आप वेल्थ बना सकते हो, वो है समय। आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालिए और म्यूचुअल फंड्स को समय दीजिए, वो ऊपर नीचे होगा, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको 11-12% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखना मुझे नहीं लगता है बहुत टॉल टास्क है, और आपको ये आसानी से मिल सकता है अगर आपने 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और इक्विटी में निवेश कर दिया म्यूचुअल फंड्स में। अब सपोज एक वेल्थ मैनेजर है, अब एट द बैक ऑफ द माइंड हमारे यही रहता है कि अगर हम 500 रुपये दे रहे हैं उसको या फिर 5,000 रुपये दे रहे हैं, तो वो कैसे कमा रहा है? हमारे ही पैसे से कमा रहा है। तो अगर हमारा पैसा 5,000 से 7,000 रुपये हो रहा है, तो उसमें से हो सकता है 500 रुपये उसका कट है और 1,500 ही हमें मिल रहा है। वेयर अगर हम ये खुद म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में तो कोई कट नहीं लेता। तो ये उस टाइम पे हमें खुद लेना, म्यूचुअल फंड में खुद इन्वेस्ट कर दें, या सिर्फ स्टॉक मार्केट्स के लिए हम मैनेजर रखें, या फिर ओवरऑल हमें एक मैनेजर रखना चाहिए? देखिए, आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास कितना पैसा है और उस पर आप कितना रिस्क ले रहे हो। लाइक से फॉर एग्जांपल, अगर ये आपका थॉट है कि यार इन्वेस्टिंग में खुद कर सकता हूँ, आपके पास 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, तो आप शायद खुद भी कर लीजिए। पर आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए है और आप गलत इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कितना बड़ा हो सकता है, वर्सेस कि आपने किसी को हायर कर लिया और उसने 70 पैसा या 80 पैसा आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमा लिया। तो आप कौन से स्टेज ऑफ लाइफ पे हैं, आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हैं इस चीज पर, आपको खुद को कितनी इन्वेस्टमेंट की समझ है, और आपके गलत डिसीजन का इम्पैक्ट आपके पैसों पर कितना महंगा पड़ सकता है, इसके बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि क्या मुझे एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर हायर करना चाहिए या मुझे खुद करना चाहिए। देखिए, खुद करना सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है खुद करना आसान है। जैसे मैंने आपको कहा, आप सिर्फ इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पैसा रोक लीजिए। जो मुश्किल है वो है बिहेवियरल मैनेजमेंट। अब 2008 में मार्केट 50-60% गिर गया, 2020 में मार्केट 40% गिर गया, 2018 में मार्केट गिरा, 2013 में मार्केट गिरा, 2000 में मार्केट गिरा। मार्केट गिरता है, ये मार्केट का बिहेवियर है। पर क्या गिरते हुए मार्केट में आप इस इन्वेस्टमेंट्स को पकड़ के रखेंगे? क्या ज्यादा पैसा निवेश करेंगे जो एक्चुअली करना चाहिए? अगर बिहेवियरली आप ये कर पाए तो आप खुद कीजिए इन्वेस्टमेंट। पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, आपको समझ नहीं है, आप पैनिक हो जाएंगे, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है वो 0.7-0.8% जो आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजर कमा लेगा क्योंकि आपने उसके थ्रू निवेश किया है, वो उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू एड लेके आएगा आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर। तो आप कौन से स्टेज में हैं और आपको कितनी समझ है, उसके बेसिस पे डिसाइड कीजिए कि आपको खुद करना चाहिए या आपको ये आउटसोर्स करना चाहिए। आप NBFC के ट्रेजरी हेड थे, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बैंक्स कभी नहीं बताते, लेकिन कॉमन लोगों को बैंकिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। नहीं, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। आपको ये समझना है कि आप जब बैंक के साथ डील कर रहे हो, बैंक एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, वो उसमें खुद का प्रॉफिट देख रहे हैं किसी और बिजनेस की तरह। तो आप अगर 6% में FD कर रहे हो और आप बैंक के पास जब लोन लेने जाते हो और बैंक आपको 8% पे लोन देता है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते बैंक को, यार कि मैं FD कर रहा हूँ तो 6% मिल रहा है, पर मैं लोन ले रहा हूँ तो 8% में दे रहे हो। वो तो बिजनेस करने बैठा है वहाँ पर। हाँ, पर ये सोचना कि मैं बैंक में अगर FD रख रहा हूँ और सामने अगर मुझे लोन चाहिए तो मुझे FD रेट पे मिलेगा, ये कभी नहीं होने वाला है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि बैंक आपको सेम रेट पे लोन देगा, राइट? पर क्या ऐसी कोई हिडन चीज़ें हैं जो बैंक आपको नहीं बताता? द आंसर इज नो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ ये एक थॉट प्रोसेस क्लियर रख के चलना है कि आप जिस भी चीज़ में बैंक के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हो, बैंक उसमें बिजनेस कर रहा है, कोई चैरिटी नहीं कर रहा है। बट कोई ऐसा सिनेरियो है कि कोई इंसान लोन लेके इन्वेस्ट करे तो उसको प्रॉफिटेबल हो सकता है? अगर आप मुझे पूछे तो मैं 100% ये करने के अगेंस्ट सलाह दूंगा। आपको कभी भी पैसा बोरो करके उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप प्लीज समझिए, आप बोरो करके अगर ऐसा निवेश करेंगे जहां पर फिक्स रिटर्न मिलने वाला है,
तो ये नॉट अ प्रॉफिट ट्रेड है। क्यों? क्योंकि आपने बैंक से 8% पे बोरो किया, आपने 6% पे, 7% पे, 8% पे कहीं फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया, तो टैक्स भरने के बाद तो आपको इससे कम पैसा मिलेगा। तो आप अगर बोरो करके इन्वेस्ट करने वाले हो तो आप सिर्फ ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे, इक्विटी जैसा, और इक्विटी में रिटर्न गारंटीड तो नहीं है, आपको तो लंबे समय के लिए रुकना पड़ेगा उस रिटर्न को फील करने के लिए। तो तब तक इसकी ईएमआई कौन भरेगा? तो आपको बिल्कुल पैसा बोरो करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो लोग शायद बुल मार्केट में करते हैं, जो उनको अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था ना, जब हमारे लाइक हमारी जनरेशन को एसआईपी पता है, म्यूचुअल फंड्स पता है, ये सब चीज़ें पता है, लेकिन पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोग ज़मीन खरीद लेते थे या फिर किसी भी रियल एस्टेट में डाल देते थे या गोल्ड सिल्वर ले लेते थे। दिस वाज द मैक्सिमम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट आई न्यू ऑफ व्हेन यू नो माय मॉम और माय ग्रैंड पेरेंट्स टेल मी। तो अगर अब हमारे पास पैसा है तो रियल एस्टेट वर्सेस एसआईपी, व्हाट शुड आई चूज? सी, मुझे ऐसा लग रहा है, और जैसे मैंने कहा पर्सनल फाइनेंस पर्सनल है, तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। मुझे ऐसा लग रहा है रियल एस्टेट रहने के लिए ग्रेट, आपके पास एक घर होना चाहिए, पर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन नहीं है। पिछले 10 साल का अगर मैं खुद आरबीआई का डेटा कोट करूं तो एवरेज रिटर्न अक्रॉस द कंट्री इन इंडिया इज 6% इन रियल एस्टेट। मान लो उस पर आपको रेंट भी मिला, तो इंडिया में 2% से ज़्यादा या 2 या 3 मैक्सिमम 2 या 3% से ज़्यादा रेंट ही नहीं है। अगर आप मुंबई, बैंगलोर, गुड़गांव के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ को छोड़ दो तो आपको 1 करोड़ रुपए का घर महीने के 20-25 हज़ार रुपये रेंट पे आराम से मिल जाएगा, राइट? तो अगर आप रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हो, 6% अप्रिसिएशन है और टैक्स वैक्स भरने के बाद, मेंटेनेंस भरने के बाद आपके हाथ में 1-1.5% रेंट बचेगा, तो 7-7.5% का निवेश है, ठीक है? अब उसके सामने आप देखिए क्या क्या रिस्क ले रहे हो, टिकट साइज देखिए, बहुत बड़ा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रियल एस्टेट में, तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाता है आपके इन्वेस्टमेंट में कि आपके पास था ही 1 करोड़ रुपया, आपने पूरा एक ही प्रॉपर्टी में डाल दिया, तो डाइवर्सिफिकेशन कहाँ से किया? सेकेंड, लिक्विडिटी रिस्क नहीं है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब अगर आप सोचेंगे कि मुझे आज रियल एस्टेट बेचना है, तो आपको आज डिसाइड करने के बाद भी 6 महीना 12 महीना लग जाएगा उस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए, प्रोवाइडेड कि आपको जो भाव चाहिए वो भाव फिर भी मिले या नहीं मिले आपको नहीं पता, राइट? थर्ड, रिटर्न कोई खास नहीं है। ऑफ कोर्स आप और मैं आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक ABC जगह पे XYZ मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, देखो कितना अच्छा हो गया, ऐसे पॉकेट्स हर जगह पे मिलेंगे, मैं जेनरिक बातें कर रहा हूँ। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंटली, लोगों को रियल एस्टेट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट की तरह रोज भाव ऊपर नीचे जाते हुए नहीं दिखता, इसलिए उनको नहीं समझता वो रिटर्न कितना बना रही है, वो पैनिक नहीं होते। पर ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट में भाव ऊपर नीचे नहीं जाते, तो वो एक बिहेवियरल एडवांटेज है रियल एस्टेट का वर्सेस इक्विटी। बट फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को रियल एस्टेट में रिटर्न कितना बन रहा है ये कैलकुलेट करने ही नहीं आता। आपने किसी को देखा है जो रियल एस्टेट में ये बोलता है कि मैंने 10 साल ये प्रॉपर्टी होल्ड किया और मुझे 12% CAGR मिला? कोई नहीं है। रियल एस्टेट में बातें कैसी होती है, 10 साल में देख मेरी प्रॉपर्टी डबल हो गई। 10 साल में प्रॉपर्टी डबल होने का मतलब आपने 6.5-7% रिटर्न बनाया है। तो जब लोगों को समझेगा और जब लोग रिटर्न, साल का कितना रिटर्न बना, उस लैंग्वेज में रियल एस्टेट में बात करने लगेंगे, तब उनको समझेगा कि यार मोस्ट ऑफ द केसेस में टैक्स वगैरह भरने के बाद दे आर डूइंग एज गुड एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट। तो मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट रहने के अलावा आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स जब आप SIP के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पैसा एकदम लिक्विड है, अब जिस दिन एग्जिट ऑप्शन दबाओगे तो 2 दिन में पैसा आ जाता है। 11-12% रिटर्न बनाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। टैक्स में बड़ा एडवांटेज है, आपको 12.5% टैक्स लगता है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ग्रोथ एसेट है। अगर लंबे समय के लिए आपको पैसा निवेश करना और वेल्थ बनाना है, तो आपको शायद ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में रोकना चाहिए, ना कि रियल एस्टेट। अगर कोई इंसान मुंबई या दिल्ली जैसे शहर में रह रहा है और 1 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, तो वो मुंबई में तो
30-35 हज़ार रेंट होगा कहीं ना, या फिर 25 हज़ार मान लेते हैं, और दिल्ली में भी 20-25 हज़ार होगा, तो क्या उसे 20-25 हज़ार रुपये का रेंट देना चाहिए या फिर उसे एक घर खरीद के उसकी EMI भरनी चाहिए? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसका मैं आपको इससे भी इंटरेस्टिंग आंसर देता हूँ। मैं आपको एक प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ। देखिए, पर्सनल फाइनेंस अगेन इज पर्सनल। मैं आपको पहले थियोरेटिकल आंसर देता हूँ कि इमोशनली क्या सही है, फाइनेंशियली क्या सही है, और मैं आपको उसके बाद एक सॉल्यूशन देता हूँ। देखिए, फाइनेंशियली क्या सही है? फाइनेंशियली सही है कि आप रेंट पे रहे, घर ना खरीदें। क्यों? क्योंकि आपको 1 करोड़ रुपए का घर 20 या 25 हज़ार महीने के रेंट पे मिल जाएगा, क्योंकि 2% रेंट यील्ड है। तो घर की वैल्यू जितनी है उसका 2% आप साल का रेंट दे रहे हो। आप लोन लेने जाओगे तो 8% लोन मिल जाएगा, या लोन में आप भर दोगे। तो बचा हुआ पैसा अगर आप निवेश करोगे तो आप आराम से 10 या 12 सालों में ये घर खुद खरीद लोगे, राइट? तो प्रैक्टिकली तो आपको रेंट पे रहना चाहिए और घर नहीं खरीदना चाहिए। पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि रहने के लिए घर होना चाहिए। मेरे खुद के पास एक घर है, क्योंकि बहुत लोग बिहेवियरली या इमोशनली सोचते हैं, गलत नहीं है। तो आप बोलोगे यार मैथ वगैरह तो ठीक है, हर 11-12 महीने में कौन घर चेंज करेगा, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम वगैरह वगैरह, मुझे तो एक घर चाहिए। तो आप एक घर ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड नथिंग इज रॉन्ग। पर अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आपको घर कब खरीदना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना जल्दी घर खरीदेंगे ना, उतना काउंटर प्रोडक्टिव है घर खरीदना। क्योंकि मान लीजिए अगर आप यंग हैं, आप 25-30 साल के इंडिविजुअल है, आपने घर खरीद लिया, तो घर खरीदने के बाद आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी। सबसे पहले आपकी मोबिलिटी किल हो जाएगी। कल उठकर अगर आपने बॉम्बे में घर खरीदा है पर आपको गुड़गांव में कोई ऑफर मिल रहा है तो आप जा नहीं पाओगे, राइट? तो आप करियर पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप लाइफस्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्योंकि इतनी यंग एज में अगर आपने घर खरीद लिया है तो आपकी EMI बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास तो पैसा ही नहीं बच रहा है कुछ करने के लिए। क्या आप खुद का स्टार्टअप कर पाओगे? नहीं, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपकी EMI चल रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे ही कमाना स्टार्ट करें, धीरे धीरे करके आप SIP शुरू कर दीजिए। उस SIP को उतना ग्रो कीजिए कि आपके पास 40-50% डाउन पेमेंट करने तक के पैसे इकट्ठा हो जाए, तब घर लीजिए। तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आप समझिए। आपने 40-50% तक का डाउन पेमेंट करने का पैसा भर दिया, तो अब आप जितनी लोन लेंगे उससे EMI कम हो जाएगी, राइट? तो आपकी लाइफस्टाइल किल नहीं होगी। सेकेंड, आपने 10-12 साल पैसा इकट्ठा किया तो आपकी तो इनकम भी बड़ी होगी क्योंकि आपने करियर में अच्छा किया होगा। तो अब बढ़ी हुई इनकम पे आपकी EMI छोटी है, आपकी लाइफस्टाइल किल नहीं होगी। थर्ड, आपने 10-12 साल काम कर लिया है, तो 10 से 12 साल काम करने के बाद अब तो आपको आपके प्रोफेशन और करियर में भी क्लैरिटी है कि आपको क्या करना है, तो आप करियर में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही कमाना स्टार्ट करें, निवेश शुरू कर दीजिए, 30-40-50% डाउन पेमेंट तक का पैसा इकट्ठा कर लीजिए, फिर घर लीजिए। आपकी मोबिलिटी, आपका करियर, आपका लाइफस्टाइल कुछ भी किल नहीं होगा। और अगर हम SIP म्यूचुअल फंड के अलावा गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहें तो उस पर क्या कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है सिल्वर में आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर निवेश नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीमली रिस्की और एक्सट्रीमली वॉलेटाइल एसेट है सिल्वर। बट हाँ, आपके पास अगर 100 रुपए तो 100 रुपए में से 20 रुपए का निवेश गोल्ड में होना ही चाहिए, राइट? पर अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो 80% पैसा गोल्ड में निवेश करे तो भी आप गलती कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, गोल्ड में अगर आपको पिछले 20-25 साल का डेटा दूं तो गोल्ड में ऐसे 3 पीरियड थे पिछले 25 सालों में, जहां पर एक पीरियड में 9 साल लगे, दूसरे 2 पीरियड में 7-7 साल लगे गोल्ड को अपना पुराना हाई क्रॉस करने के लिए। यानी समझिए, आज अगर आप 1.5 लाख रुपए पे गोल्ड खरीद रहे हैं और हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि ये गोल्ड का टॉप है और यहाँ से शायद गोल्ड ऊपर नहीं जाएगा, हिस्टोरिकली एक साइकिल में 9 साल लगे 1.5 लाख को क्रॉस करने के लिए और दूसरे 2 साइकिल में 7-7 साल लगे गोल्ड को 1.5 लाख रुपए का हाई क्रॉस करने के लिए। तो गोल्ड इज अ ग्रेट एसेट, पर गोल्ड में अगर आप गलत समय पे आपने पैसा निवेश कर दिया है तो साइकिल बहुत लंबी हो जाती है आपको रियली प्रॉफिट बनाने के लिए। तो गोल्ड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, पर मेरे हिसाब से वो नंबर 15-20% है।
अभी इतने सारे स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं एफपीए से, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स बनना चाह रहे हैं, करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एडवाइस है जो आप देना चाहोगे? आई थिंक एडवाइस बड़ी सिंपल है कि इस बिजनेस में सक्सीड करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए. पहली आपको नॉलेज चाहिए, सेकंड आपको एम्पैथी चाहिए, राइट? यू हैव टू एम्पैथाइज विद द इन्वेस्टर and not try and tell the investor what is correct. And third, very importantly, what you need is behavioral management skills than only technical skills. अगर मुझे ऐसा लग रहा है ये 2-3 चीज़ आपके पास है, there is no way you cannot succeed in financial advisory as a business. Okay, one last question for this podcast. अगर आपको खुद को एक अपने यंगर सेल्फ को एक लेटर लिखना हो कि मैंने ये सारी फाइनेंशियल मिस्टेक्स करी हैं और मैं आगे रिपीट नहीं करूँगा, what are those mistakes? Futures and options मत करना. Okay. That's the only mistake I think I've done in finance, and I've done it twice, and I'm hoping that I don't repeat it. Thank you so much for joining us, कीर्तन जी. बहुत मज़ा आया और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली. आई होप हमारे ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया, उतना ही सीखने को मिला होगा जितना मुझे सीखने को मिला, और उतना ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगेगी. अगर कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, एंड वील ट्राई कि हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करें. विल बी कनेक्टेड. कोई भी क्वेरीज आएंगी हमें कमेंट सेक्शन में तो वी कैन solve these queries, I hope. पक्का. Thank you so much for having me. Thank you so much. अगर आपको ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम Spotify पे भी अवेलेबल हैं. प्लीज़ फॉलो भविष्य सुनवानी ऑन Spotify.